कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के यानी साइंस लेकर के आए हैं। ये साइंस यानी 3 नंबर एक्सरसाइज है मानव नेत्र। यानी साइंस का आपका फिजिक्स है और फिजिक्स के 3 नंबर एक्सरसाइज मानव नेत्र थ्योरी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। पिछले बार आप जाकर के देख सकते हैं वीडियो, और उसमें पूरे के पूरे थ्योरी आपका मिलेगा। इसमें हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर करके चलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्लास है और एक पूरे के पूरे एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन है। जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे के सारे सब्जेक्टिव एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। सारे के सारे आप ये जान पाएंगे कि आखिर हमारे नेत्र में मोतियाबिंद क्यों होते हैं, हम अपनी आंखों को कितने दूर वाले वस्तु को देख पाएंगे, कितने दूर वाले वस्तु को नहीं देख पाएंगे। हम लोग ये जान पाएंगे कि हमारे आंखों में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, कौन कौन से बीमारी होते हैं, हम किसको अपने आंख को दान दे सकते हैं और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आंख को दान नहीं कर सकते। इन सारी बात को हम लोग बात करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 2 आंखों की क्या उपयोगिता है। आपको क्वेश्चन जो आपका आया पहले नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास जो 2 आंख है, 2 आंख क्यों जरूरी है। एक आंख से भी तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये 2 आंख है, ये क्यों जरूरी है कि हमें 2 आंख ही चाहिए और 2 आंख से ही हम स्पष्ट देख सकते हैं। इसका आपको उपयोगिता बताना है, क्यों हमें उपयोगी है, क्यों आवश्यक है 2 आंखों। तो बिल्कुल याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि हम लोग 2 से 3 पॉइंट में बिल्कुल याद रखेंगे इसको कि क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी नहीं है ना। चलिए देखते चलेंगे। चलिए अब उत्तर अगर बात करें तो इसमें यह देखेंगे कि अगर वस्तु को 2 आंखों से देखते हैं तो 2 आंखों से वस्तु को देखने पर उपयोगिता निम्न होती है। कौन कौन उपयोगिता होती है 3 पॉइंट में आपको बताते हैं। पहली बात कि हमारे आंखों में जब 2 आंख होते हैं, बिल्कुल याद रखिए, हमारे पास जब 2 आंख होती है तो उसको किसी वस्तु को एंगल बिल्कुल फिक्स कर पाते हैं वो कहाँ पे है। आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगर एक जगह से दूर रखे वस्तु को देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये नहीं पता चलेगा कि आखिर वो किस साइड हमारे से कितना दूरी पे है, लेकिन थोड़ा सा साइड होकर के देखेंगे तो बिल्कुल आपको स्पष्ट पता चलता है कि वो कितनी दूरी पे है। तो आप एंगल यानी कोण भी निर्धारित कर सकते हैं या दूरी निर्धारित करने के लिए या उसको स्पष्ट देखने के लिए यूज करते हैं। आप पहली बात सुनिए कि यहाँ पर क्या है। कहता है कि वस्तु की दूरी सुनिए पहले, एकदम आराम से एकदम क्लियर करके चलेंगे, ये हमारा कंप्लीट होता है। कहता है कि वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक से लगाया जा सकता है कि वो वस्तु कितना दूरी पे है, उसका अंदाजा, अनुमान लगाना। अंदाजा का मतलब क्या होता है, अनुमान, यानी कौन वस्तु कहाँ है इसका अनुमान जो है, अंदाजा जो है, ये हम ठीक यानी सही तरीका से लगा सकते हैं। हमारे पास जब 2 आंख है तब एक आंख से हम अच्छी तरह से उसको अनुमान नहीं लगाते, क्योंकि देखिए इसका अगर एग्जाम्पल बताएं, देखिए क्रिकेटर जो खिलाड़ी होते हैं या क्रिकेट जहाँ खेल होता है वहां पर जब भी एम्पायर होते हैं 2 होते हैं। एक तो बिल्कुल आपके विकेट के सामने होता है और एक विकेट से राइट साइड या लेफ्ट साइड होता है। वह राइट साइड और लेफ्ट साइड उस खिलाड़ी के ऊपर निर्भर करता है कि वो लेफ्टी है या राइटली है ना। तो लेफ्ट अगर बैट्समैन रहेगा या राइट बैट्समैन रहेगा उसके हिसाब से उसके जो अगला जो एम्पायर होते हैं वो आपको फिक्स किया जाता है, यानी कि रखा जाता है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। आपको अगर सामने वाला अगर जो एम्पायर होता है वो पूरी तरह से बॉल को तो देख पाता है, लेकिन विकेट से कितना आगे पीछे ऊपर नीचे है तो बिल्कुल दाएं बाएं को सिर्फ देखता है, ना कि आगे पीछे वाले को देख पाता है। इसीलिए राइट साइड या लेफ्ट साइड में भी एम्पायर को रखा जाता है जो सेकेंड एम्पायर होते हैं, और वो आगे वाला को पीछे वाला को तो नहीं देख पाता, लेकिन हाँ साइड वाला को वो भी देख लेता है बहुत अच्छी तरह से। इसीलिए 2, और इसीलिए हमारे लिए भी बिल्कुल एग्जाम्पल आप समझिए कि 2 आंख बिल्कुल जरूरी है ताकि हम सही तरह से यानी कौन वस्तु कहाँ है कहाँ नहीं है इसका अनुमान यानी दूरी उसका निर्धारित कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, है ना। चलिए अगली बात अगर देखें हम लोग तो दूसरा नंबर देखिए पॉइंट क्या कहता है कि वस्तु त्रिदिशाओं मतलब कहते हैं 3 दिशाओं में कहता प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। जब हमारी आंखों में हमारे पास 2 जब आंख रहेंगे तो उसके त्रिदिशाओं कह सकते हैं या 3D कह सकते हैं। वैसे तो अगर एक आंख से हम 2D ही देख सकते हैं,
लेकिन जब हमारे पास 2 आंख रहेगा तो किसी वस्तु को हम 3D के रूप में देख सकते हैं। 3 दिशाओं मतलब 3D के रूप में हम देख सकते हैं कि 3 दिशा में देख सकते हैं। कितने दिशा में? 3 दिशा में हम देख सकते हैं, 3D के रूप में उसको देख सकते हैं। 3D मतलब कह सकते हैं कि 3D आप उसको देखिएगा जब कोई वस्तु को आगे पीछे तो उसको आगे पीछे तो बगल में देखेंगे, साथ में उसको ऊंचाई के साथ देखिए। लंबाई चौड़ाई तो देखता ही देखता आदमी है, तो लंबाई चौड़ाई किसी वस्तु में अगर लंबाई चौड़ाई देख रहे हो तो समझिए कि उसका 2D देख रहे हैं। 3D देखने के लिए लंबाई चौड़ाई के साथ में आप ऊंचाई भी देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं 3D, है ना। तो यहाँ पर 3D यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई सब चीज जब देख रहा है, तो उसके लिए हमको 3D देखने के लिए हमारे पास 2 आंखें बिल्कुल होना अनिवार्य है, जरूरी है। अगला पॉइंट कहता है तीसरा नंबर कि दोनों आंख एक दूसरे को सेकंड, कहता है एक दूसरे को सेकंड एक भाग के लिए आराम देता है। कहता है कि दोनों आंख जो है एक दूसरे को कुछ सेकंड के लिए आराम भी देता है। हमारे पास 2 आंख है तो दोनों आंख देखिए पल भर के लिए, क्षण भर के लिए आराम देता है। कोई वस्तु तो देख रहा है लगातार दिख ही रहा है, लेकिन ये 2 रहने से कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए वो आराम देते हैं जब हम लोग पलक झपकाते हैं। तो इसलिए हमारे पास 2 आंख बिल्कुल जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दूरदृष्टि से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अभिप्राय है, इसका परिभाषा आपको लिखना है और दोष का निवारण भी आपको बताना है। अगर पहले वीडियो पर थ्योरी का अगर पूरे वीडियो अगर देखे होंगे तो बिल्कुल इसका क्वेश्चन आप चुटकी बजाते देने वाले हैं। कब? जब इसका पहला वीडियो आप देख लिए है तीसरा नंबर एक्सरसाइज का, तब। और नहीं तो चलिए इसमें क्लियर करेंगे। अब यहाँ कहता है कि दूरदृष्टि से आप क्या समझते हैं, दूरदृष्टि का क्या अभिप्राय है। तो देखिए दूरदृष्टि एक दोष है जो हमारी आंखों में होती है। हमारे आंखों में जो दोष की बात करें तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहली बात करें तो एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है जरा दूरदृष्टि दोष, एक और होता है अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता। अब 4 होते हैं, जिसमें दूसरा नंबर हम जानते हैं दूरदृष्टि दोष, और इसी में आपको सारे के सारे बताएंगे कि जरा दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष, जो दृष्टि दोष रहेगा उसी वस्तु को केवल देखेगा, यानी निकट दृष्टि दोष में निकट वाले वस्तु को देख पाते हैं, दूर वाले वस्तु को नहीं देखते, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए बाबू बिल्कुल याद रखेंगे अवतल लेंस वाले चश्मा का उपयोग करते हैं, इसका निवारण हो गया। अब हम लोग दूरदृष्टि पढ़ रहे हैं कि दूरदृष्टि क्या होता है। तो दूरदृष्टि दोष में दूर वाले वस्तु को अच्छे से देखते हैं, निकट वाले वस्तु को अच्छे से नहीं देखते, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष के खत्म करने के लिए, निवारण करने के लिए हम लोग अवतल नहीं उत्तल लेंस का यूज करते हैं। निकट वाले में अवतल और दूर वाले में उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तीसरा नंबर पे आता है आपका बाइफोकल लेंस यूज करते हैं, यानी जरा दूरदृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टि में ना ही दूर वाले वस्तु को देख पाते हैं और ना ही पास वाले वस्तु को देख पाते हैं, जिसे हम लोग जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और जरा दूरदृष्टि दोष में बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको कि जरा दूरदृष्टि में होता है कि आप बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, यानी बाइफोकल लेंस वाले चश्मा का यूज करेंगे। बाइफोकल लेंस वाले चश्मा में होता है कि दूर दृष्टि दोष के लिए और निकट दृष्टि दोष के लिए, दोनों के लिए निवारण के लिए उसमें लेंस लगाए जो होते हैं, यानी कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों प्रकार के लेंस उसमें यूज होता है, जिसको हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं। और बाइफोकल लेंस जरा दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए यूज किया जाता है। और सबसे लास्ट नंबर होता है अबिंदुकता, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। कहता कि इस दृष्टि दोष में नेत्र जो होते हैं, आंख, वो निकट वाले वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। दूरदृष्टि दोष में दूर वाले वस्तु को देखते हैं केवल, यानी निकट वाले वस्तु को नहीं देख पाते। और इस स्थिति में प्रतिबिंब का कहता है दृष्टि पटल के पीछे बनता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल के पीछे बनता है, जिसकी वजह से इसका प्रतिबिंब अच्छे से रेटिना पर नहीं बनते। कहता है दीर्घ यानी दूरदृष्टि दोष। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, यानी दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। एक क्या होता है? निकट बिंदु होता है। और इसके निवारण की बात करें तो दोष का निवारण, तो इस दोष को उत्तल लेंस द्वारा क्या किया जाता है? उत्तल लेंस के चश्मा द्वारा यूज किया जाता है, यानी दूर किया जाता है।
यह प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है। ये तो दृष्टि पटल से पीछे बनता है ना, जब दूर दृष्टि दोष होता है तब। जब उत्तल लेंस का यूज कर लेते हैं, उत्तल लेंस वाले चश्मा लगा लेते हैं, तो वो रेटिना पर केवल कहा उसके पीछे से रेटिना पर ला करके उसका प्रतिबिंब बनाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बहुत अच्छा चीज है। जब किसी स्रोत से प्रकाश जब आती है और कोई वस्तु पर टकराता है, टकरा करके बट जाता है, छितर जाता है, उसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपित हो जाते हैं, वर्ण मतलब रंगों में बढ़ जाते हैं। अब सुनिए यहाँ पर कहता है, जब कांच प्रिज्म से प्रकाश का पुंज को गुजारा जाता है, जब कोई कांच के प्रिज्म से प्रकाश के पुंज को, किरण को गुजारा जाता है, तो 7 रंगों में बट जाते हैं। कितना में? 7 रंग में। जब कोई प्रकाश को प्रिज्म के ओर से प्रिज्म के पार अगर गुजारा जाता है, आर पार किया जाता है, तो ये 7 रंग में, 1 2 की बात नहीं, पूरे के पूरे 7 कलर में क्या होते हैं? बट जाते हैं। और आगे कहता है कि जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यही 7 रंग में बटना ही वर्ण विक्षेपण कराता है। कहता है इन 7 को वैगनी, हल्के नीले, देखिए याद रखेंगे, वैगनी मतलब जब कोई को पता होगा कि वैगनी कोई रंग होता है ना। अब ये कहता है कि हल्के नीले, हल्के नीले मतलब जामुनी रंग, वैगनी, हल्के नीले यानी जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल, ये वर्ण जो क्रम में व्यवस्था प्राप्त है, यानी लगातार सब जुड़ेगा, लगातार जब एक चीज मारेंगे लाइट तो एकदम 7 का 7 कलर बिल्कुल झलक जाता है। कहता है ये सभी रंग अलग अलग कोण पर मूर्ते हैं। याद रखेंगे कोण लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? कोण। ये सारे के सारे 7 रंग, 7 रंग अलग अलग कोण पर बटे हुए होते हैं। लाल रंग का कम मुड़ना, कहता लाल रंग जो है वह सबसे कम मुड़ता है और बैगनी रंग जो है सबसे अधिक मुड़ता है। इसमें लाल रंग जो है सबसे कम मुड़ता है, लेकिन बैगनी रंग है सबसे अधिक मुड़ता है। आगे की बात करें वर्ण क्रम में, यानी कि रंगों का क्रम लाइन में, इसको अगर बात करें तो इसको हम लोग एस शॉर्टकट नाम से जानते हैं, का विबग्योर। अब विबग्योर क्या है? तो देखिए वी से वोयलेट, जिसको हम लोग बैगनी कहेंगे, आई से जामुनी, बी से ब्लू यानी कि नीला, जी से हरा यानी कि ग्रीन, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। अब इसी के नाम से हम लोग पूरी तरह से जानेंगे। इसका ये क्या है? ये शॉर्ट नेम हो गया। इसको आप फुल फॉर्म में अगर रखे तो ये 7 कलर में बिल्कुल बढ़ जाएंगे। कहता कि याद करने के लिए ये हम लोग याद रखते हैं कि याद ये रखा जा सकता है ए शॉर्ट नाम से। प्रकाश का विक्षेपण यानी कि जो बंटवारा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश जो है 7 कलर में जो बटता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण बढ़ता है, और प्रकाश के विभिन्न रंगों यानी विभिन्न मतलब 7 रंग, प्रकाश के इन 7 रंगों का द्वारा निर्वाह या हवा में समान वेग द्वारा तय करते हैं। अगर पार करे तो बिल्कुल इसका निर्वाह मतलब आर पार जब होता है तो बिल्कुल समान वेग से पार करता है। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि असमंजन क्षमता के परिभाषित कीजिए, और एक व्यस्त मतलब एक जवान आदमी के अस्पंजन क्षमता जो होता है वो कितना होता है। असमंजन क्षमता की बात करते हैं कि हमारी आंखों के देखने का जो सबसे न्यूनतम या सबसे अधिकतम की बात करें तो हमारी आंखों के देखने के क्षमता को असमंजन क्षमता कहते हैं। बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। एक लाइन की परिभाषा, वैसे किताब वाला परिभाषा तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर अच्छे से याद करना हो तो असमंजन क्षमता हमारी आंखों को देखने के क्षमता को असमंजन क्षमता कहते हैं। और एक वयस्क अगर इंसान की बात करें तो एक वयस्क मतलब जवान युवा इंसानों में, युवा व्यक्तियों में इसके न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होते हैं। यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत दूरी तक वाले वस्तु को ये सुस्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ये होता है वयस्क में। और किसी का अगर आंख खराब हो तो इसके मतलब ये है कि उसके आंखों में दोष पाया गया है, यानी कुछ कमी है। अब इसको हम क्लियर करेंगे। देखिए अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता
जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस को कम अथवा अधिक किया जाता है, असमंजन क्षमता कहलाता है। सामान्य या मतलब नॉर्मल इंसान जिसको कोई बीमारी नहीं है आंखों की, तो सामान्य दृष्टि के लिए युवा मतलब जवान आदमी में 25 सेंटीमीटर इसका न्यूनतम दूरी होता है तथा अधिकतम दूरी कितना होता है, अनंत के होता है, और 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत के बीच होता है। इसीलिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है। कितना डायोप्टर? 4 डायोप्टर। युवा इंसान जो होते हैं, जवान आदमी, उसके आंखों के क्षमता की बात करें तो 4D होते हैं, 4 डायोप्टर के बराबर होता है। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 5वां नंबर, जरा दूरदृष्टिता और दीर्घ दृष्टिता के बारे में अंतर आपको बताना है। जरा दूरदृष्टिता उसको बोलते हैं जिसमें न नजदीक वाले और न दूर वाले दोनों में से कोई वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं। और दीर्घ दृष्टिता मतलब होता है कि दूरदृष्टि दोष है। अब दूरदृष्टि दोष किसको बोलेंगे? जिसमें दूर वाले वस्तु को देखते हैं और नजदीक वाले वस्तु को नहीं देखते। यानी कि जरा दूरदृष्टिता और दीर्घ दृष्टिता में दोनों में न्यूनतम दूरी को यानी नजदीक वाले वस्तु को नहीं देख पाते। हाँ, इसमें है जो अधिक वाले को भी नहीं देखते, लेकिन इसमें अधिक वाले को दिखते हैं। अब क्लियर होता है कैसे? जो देखिए, कहता है कि दोनों स्थिति में जरा दूरदृष्टिता और दीर्घ दृष्टिता दोनों स्थितियों में नजदीकी माने पास वाले वस्तु को नहीं देख पाता है, यानी नहीं देख पाना होता है, तथा अभिनेत्र लेंस की अधिक फोकस दूरी के कारण दीर्घ दोष में अभिनेत्र लेंस बीच में पतला हो जाता है और या नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। कहता है कि यदि दोष, देखिए दोष जहां पर लिखा हुआ देखिए, तो इसका मतलब दोस्त नहीं, दोष ही है। दोष मतलब यहाँ पर ध्वनि से हो गया है ना। कहता है कि दोष, यदि दोष पश्चमाभी पेशियों के कमजोर पड़ जाने के कारण अगर है तो वह लेंस के फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती और इस दोष को जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और ऐसा दोष अधिकतर आयु में वृद्धि होने पर होता है। याद रखिएगा, नजदीक दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष कोई में भी हो सकता है, लेकिन जरा दूरदृष्टि दोष जब बूढ़ा हो जाइएगा ना तब होता है, जिसमें ना दूर के और ना पास में दोनों में वाले में से किसी वस्तु को आप नहीं देख पाइएगा, तो उसको बोलते हैं जरा दूरदृष्टि दोष। और ये बुढ़ारी जब आता है तब ऐसा होता है। अगला नंबर, चलिए, कहता सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर है, ये रखी गई है। इसको सुस्पष्ट क्यों देखा जा सकता है? बिल्कुल याद रखिएगा, हम अपने आंखों को, या स्वस्थ युवा व्यक्ति है उसको कम से कम न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर रखा गया स्पष्ट दृष्टि के लिए, स्पष्ट यानी सुस्पष्ट देखने के लिए, यानी बिल्कुल अच्छी तरह से देखने के लिए 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है और अधिकतम दूरी अनंत, और ये दोनों के बीच वाले वस्तु को आप स्पष्ट देख सकते हैं। अब इसमें कहता है कि 25 सेंटीमीटर तो न्यूनतम दूरी है, ये क्यों रखा गया? उससे नजदीक वाले को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि ये समझिए, कहता है कि किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होता है। अपने आंखों को जब अपने आप को, किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट यानी अच्छी तरह से देखने के लिए इसे अपने आंखों को अपने आंखों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होता है कोई वस्तु को, जो कि सुस्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी है। यानी अपने आंखों के असमंजन क्षमता की बात करें, अपने आंखों के सुस्पष्ट मतलब अच्छी तरह से देखने के लिए सबसे न्यूनतम दूरी, हमारी आंखों को देखने के लिए, हमारी आंखों को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल याद रखें, न्यूनतम, अल्पतम मतलब न्यूनतम होता है, तो अपनी आंखों को न्यूनतम दूरी की बात करें 25 सेंटीमीटर होता है। अभिनेत्र लेंस को फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे तक नहीं घट सकती, यानी 25 सेंटीमीटर से नजदीक रख करके आप वस्तु को, यहाँ पर वस्तु रख करके आप किसी चीज को नहीं देख पाते। जब भी आपको देखना है तो कम से कम 25 सेंटीमीटर रखा हुआ वस्तु को देखिए, एकदम सुस्पष्ट दिखेगा। उससे ज्यादा नजदीक लाइएगा तो सुस्पष्ट यानी अच्छे ढंग से आप उसको नहीं देख पाते। यदि कोई वस्तु नेत्र की कहता अत्यधिक निकट है, नेत्र मतलब
अपनी आंखों से ज्यादा नजदीक है, तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता कि वस्तु के प्रतिबिंब स्पष्ट पटल पर बने। यानी इसका जो प्रतिबिंब है जो क्या आपका पटल पर बने, दृष्टि पटल पर बने। तो कहता है दृष्टि पटल पर ना बने, इसके फलस्वरूप परिणामी प्रतिबिंब क्या होता है, धुंधला सा बन जाता है। यानी 25 सेंटीमीटर से नजदीक वस्तु रखेंगे तो इसका परिणाम मेन जो प्रतिबिंब है वो धुंधला बनना शुरू हो जाता है। और ओरिजिनल जो बनाना है तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी पर ही रखना चाहिए। चलिए अब तारे क्यों टिमटिम में आते हैं। एक क्वेश्चन अगर थ्योरी वाले में देखे होंगे तो देखिए थ्योरी वाले में से सारे का सारा क्वेश्चन उठाया हुआ, क्योंकि हमारा सारा का सारा क्वेश्चन जो है थ्योरी एनसीईआरटी से लिया गया है। तो आपको एनसीईआरटी से तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इसका जो पहला वीडियो देखे होंगे तो इस बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में, जब तारे का प्रकाश, जब सूर्य के तारे, सूर्य हो तारा हो कोई भी ग्रह, तारा जब है तो तारा का जब प्रकाश आता है तब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। सबसे पहले तारे का प्रकाश जो है सबसे पहले वायुमंडल में प्रवेश करता है। और पता होना चाहिए तारा हमसे कई गुना, कई हजारों लाखों गुना बड़ा है, दूर है, ये कह सकते हैं। तो कहता है कि जब तारे का प्रकाश सूर्य की पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले मध्यम से गुजरता है। कहता जब बढ़ते है तो कई बीच वाले भाग से गुजरता है और कई बार अपवर्तन करता है, अपवर्तनांक होता है। और इसके कारण तारे का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ जाता है, लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ जाता है। और माध्यम के अपवर्तनांक में कहता अनियमित उतार चढ़ाव होते हैं। कहता है कि माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और जिसके कारण तारे का प्रकाश का कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है और कभी हमारी आंखों तक और कभी किसी और, यानी कभी नहीं पहुंच पाता है। यानी तारे वाला जो प्रकाश है इतना ज्यादा अपवर्तनांक होते हैं तो झिलमिल अपवर्तनांक के कारण वो झिलमिल आता है और वो हमारी आंखों तक कभी पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता। कभी पहुंचता है तो दिखता है, नहीं पहुंचता तो नहीं दिखता है। यानी कि भुकभुकवा बॉल की तरह जैसे होता है ना, उस तरह से झिलमिलाता है हमारी आंखों पे प्रकाश उसकी तारों का। इसी कारण हम लोग जानते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, इसी के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। कंप्लीट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, दृष्टि निर्वर्धन के बारे में आपको बताना है कि इसके चलचित्र संभव होता है। अब सुनिए क्या कहता है। कहता कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के, जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु को हटा दीजिए। मान लीजिए हम किसी को देख रहे हैं, कोई किसी को देख रहे हैं, बुके काहे नहीं देख रहे हैं, कलम को देख रहे हैं और देख रहे हैं और इसको हटा दें तो 1/10 सेकेंड तक हमारी आंखों के पास वो प्रतिबिंब कुछ क्षण तक, यानी कि 1/10 सेकेंड तक वो बिल्कुल छपा का छपा रह जाता है हमारे रेटिना पर। वही बोलता है कि रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब, जो बनता है प्रतिबिंब, वो वस्तु को हटा दीजिए ना, तो हटाने के बाद में भी 1/10 सेकेंड तक स्थिर, यानी कि वहीं पर बना रहता है। और इसे दृष्टि निर्वर्धन कहते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि निर्वर्ध कहते हैं। और यह चलचित्र मतलब मूवी में, फिल्म जो होते हैं, सिनेमा, चलचित्र माने सिनेमा होता है, बिल्कुल याद रखेंगे, सिनेमा है ना। तो कहता है यदि चलचित्र यानी सिनेमा में कहता है कैमरे के द्वारा खींचे गए अचल चित्रों, यानी जो चलता नहीं है चित्र, उस चित्रों को में दृष्टियों के क्या होता है क्रम को किसी पर्दे पर क्या होता है, लगभग 24 प्रतिबिंब बनाता है। कितना प्रतिबिंब, 24 प्रतिबिंब। कहता है किसी भी पर्दे पर जब प्रतिबिंब बनाता है तो लगभग 24 प्रतिबिंब बनाता है। और प्रति सेकेंड अथवा इससे अधिक दर पर प्रतिक्षेपित किया जाए तो प्रतिबिंब जो होते हैं क्रमागत प्रभाव निर्बाध रूप से एक दूसरे में मिश्रित अथवा क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं और ये विलीन होते हुए प्रतीत होते हैं। और इसी सिद्धांत से चलचित्र संभव हो पाता है। इसी सिद्धांत से चलचित्र क्या होते हैं, संभव हो पाते हैं। आप आजकल देख रहे होंगे छोटा मोटा जो टिकटॉक वीडियो या रील कर सकते हैं, देखिए 2-4 वीडियो, 2-4 फोटो, ऐसा नहीं कि वीडियो हमको बनाने की जरूरत है,
तो 4 फोटो ले लिए, 10 फोटो ले लिए, और उसको बार बार इधर से अगर आना शुरू हो जाए, फोटो आ रहा है और एक वीडियो चलचित्र यानी कि लगा चलने वाला वीडियो बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग सिर्फ फोटो से चलने वाली वीडियो बना सकते हैं, यानी कि इसी के कारण होता है ना। चलिए आगे देखेंगे। अब अगला नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वच्छ आकाश यानी साफ आकाश में जब देखिएगा तो आकाश हमको नीला रंग के दिखाई पड़ता है, जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है। जब हम जमीन पर से, धरती से आकाश देख रहे हो तो स्वच्छ यानी कि साफ आकाश हमको नीला रंग का दिखाई देता है, और यही जब धरती छोड़कर हम अंतरिक्ष में चल जाए तो अंतरिक्ष से आकाश को देखेंगे तो हमें कैसा काला दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों, इसके बारे में बताना है। कहा कि सूर्य के प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करती है, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश प्रकीर्णित होती है। क्या होता है? प्रकीर्णन होते हैं वहां, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम अथवा नीले रंग का प्रकाश जो होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। और ये रंग प्रकीर्णन में नीले रंग के अत्यधिकता होती है, और अत्यधिक मतलब ज्यादा मात्रा होने के कारण इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष से पर जब देखते हैं तो वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, क्योंकि उसमें वायुमंडल होता ही नहीं है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, सिर्फ हमारे पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है। और वायुमंडल के जो वायुमंडलीय कण है, धूरी है, गर्दा की बात कीजिए, या हम लोग धूल कण की बात करें, या हम लोग अगर गैसों के मिश्रण वाली बात करें, तो सारे का अणु परमाणु सारे के सारे बिल्कुल प्रकीर्णित होते हैं। और प्रकीर्णित होने की वजह से ये सिर्फ ब्लू नीला कलर को सिर्फ दिखाता है, जिसकी वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में वायुमंडल है ही नहीं, जिसके कारण प्रकीर्णित नहीं होता, और इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, 10 नंबर का, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? रेलवे के जो रेल इंजन होते हैं उसका जो सिग्नल होता है वो लाल रंग का प्रकाश उसका होता है। क्यों होता है ऐसा? तो रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखलाई पड़ता है। इसीलिए रेलवे के इंजन में जो इंडिकेटर लाइट होता है, सिग्नल लाइट होता है, वो क्या होता है? लाल रंग का होता है। कंप्लीट। और खतरे के निशानी में भी लाल रंग यूज किया जाता है क्योंकि वो दूर से ही देखा जा सकता है। आगे बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन को आपको आगे भी मिलेगा, और एक क्वेश्चन अगर अभी बताते हैं तो आगे नहीं बताएंगे। कहता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखना है। निकट दृष्टि दोष के 3 उपाय और दूर दृष्टि दोष के भी 3 को हम लोग क्या लिखना है, यानी उपाय लिखना है। 3 को इसके दोष के बारे में लिखना है। पहली बात जाने तो देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाती है। इसमें नेत्र लेंस के फोकस दूरी ज्यादा हो जाता है, इसमें नेत्र लेंस के फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरी बात समझिए कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और इसमें नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। तीसरी बात कहता है कि इस दोष को दूर करने के लिए, तो इसमें निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, लेकिन दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। और ये 3 उपाय जो आपका होता है इसका अंतर में आता है। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 को बिल्कुल लाइन जरूर लिखना है, बिल्कुल आपको लिखना है। अगला बात करता है दृष्टि दोष। ये जो होता है, ये क्या होता है, कितने प्रकार के? दृष्टि दोष उसी को बोलते हैं जो दृष्टि माने देखने वाला, दोष माने अवगुण या खराबी, बीमारी कह सकते हैं। तो देखने वाले चीज में, देखने में हमें जो बीमारी है, खराबी है, वो क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है समझिए। कहता है सामान्यतः नेत्र, जो समान नॉर्मल नेत्र है, उसके असमंजन क्षमता की बात करें तो सबसे न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर होता है, और 25 सेंटीमीटर के वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। और जब इस स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर है, इसे स्पष्ट अगर नहीं देख पाता है तो समझ जाइए कि उसको क्या कहते हैं कि नेत्र में दृष्टि दोष है। उसको आप समझ जाइए कि नेत्र में क्या है, दृष्टि दोष है। और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दूरदृष्टि दोष, और चौथा अबिंदुकता, क्या, अंत बिंदुकता। अब पहले की बात करें परिभाषा से जाने तो निकट दृष्टि दोष में निकट वाले वस्तु को देखते हैं, दूर वाले वस्तु को नहीं देखते। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर वाले वस्तु को देखते हैं और निकट वाले वस्तु को नहीं देखते।
और जरा दूरदृष्टि व दोष वाले में दोनों वस्तुओं को नहीं देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, दूरदृष्टि दोष के लिए हटाने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं, और जरा दूरदृष्टि दोष हटाने के लिए क्या करते हैं, यानी बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस मौजूद होते हैं। और एक लास्ट नंबर है अबिंदुकता। क्या है? अबिंदुकता। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जरा दूरदृष्टि क्या है। तो जरा दूरदृष्टि दोष ये हम पहले बताए हैं कि वैसे दोष जिसमें ना दूर के वस्तु और ना ही नजदीक वाले वस्तु, दोनों में से किसी वस्तु को नहीं देख पाते, उसको हम लोग जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और ये जब कोई व्यक्ति का उम्र ज्यादा हो जाता है तब आता है। कहता है आयु में वृद्धि होने पर, बूढ़ा होने के साथ साथ मानव नेत्र में असमंजन क्षमता घट जाती है। मानव नेत्र में देखने का क्षमता क्या होती है? कम जाती है। अधिकांशतः ये व्यक्तियों के निकट बिंदु दूर हट जाती है। निकट बिंदु जो है वो दूर हट जाती है। और संशोधक चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से देखने की कठिनाई होती है। यानी जो संशोधक होते हैं उसको चश्मे के बिना, यानी बिना चश्मा लगाए हुए नजदीक वाले वस्तु को देखना उसको संभव हो जाता है। असंभव मतलब कठिनाई होता है, नहीं देख पाता, यानी बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। और इस दोष को जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा दूरदृष्टि। निकट दृष्टि दोष जो नजदीक वाले वस्तु को नहीं देखते, दूर वाले वस्तु को, निकट दृष्टि दोष जो नजदीक वाले वस्तु को देखते हैं, दूरदृष्टि दोष जिसको दूर वाले वस्तु को देखते हैं। आज जरा दूरदृष्टि में दोनों आते हैं, निकट दोष और दूर दोनों। कहता कि यह दोष पश्चमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुबले होने तथा क्रिस्टियली लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होती है। यानी बूढ़ा हो जाने से क्रिस्टियली लेंस के लचीले होने, या बूढ़ा हो जाएगा तो सारा मांस आपको चिंगड़ा आ जाएगा, यानी एक जगह आ जाता है, यानी लचीला हो जाता है, जिसके वजह से कमी आने के कारण ये होता है। और कभी कभी नेत्र में दो प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? द्विफोकसी लेंसों की सहायता से दूर करते हैं। द्विफोकी जिसको बाइफोकल लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाइफोकल लेंस। क्लियर? और बाइफोकल लेंस में ही यूज किया जाता है जरा दूरदृष्टि, जिसमें दूर और निकट दोनों वाली वस्तु को नहीं देख पाते, और इसमें दोनों के दोनों दोष उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे। अब कहता है जरा दूरदृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष को अंतर करिए। जरा दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष दोनों को हटाने का अंतर। अब दोनों का अंतर समझिए। जरा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कहता है द्विफोकली लेंस का यूज किया जाता है। जरा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकल लेंस का यूज किया जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष में अब उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। कहता है कि चश्मे के ऊपरी भाग अवतल लेंस और इसके निचली भाग जो होते हैं उत्तल लेंस लगाए जाते हैं। किसमें? जरा दूरदृष्टि दोष करने वाले जो बाइफोकल लेंस जो है उसमें। लेकिन कहता है इससे जरा दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूर, कहता है कि वस्तुओं को और नजदीक वाले वस्तुओं को दोनों को आसानी से देख पाता है। अब अगला नंबर है दीर्घ दृष्टि दोष, यानी दूर दृष्टि दोष। कहता है उस वाले व्यक्ति को दूर करने के लिए वस्तुओं को देख पाता है, लेकिन नजदीक की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। अतः इस दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगाए जाते हैं। किसको? यानी ऐसे व्यक्ति को। अतः इस दोष वाले व्यक्ति के चश्मे लगाए जाते हैं कौन से? उत्तल लेंस के। दूरदृष्टि दोष वाले में उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, जरा दूरदृष्टि दोष वाले में द्विफोकल लेंस या बाइफोकल लेंस वाले चश्मे यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे, आगे देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखिए कितना मस्त क्वेश्चन आया। कहता है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा दे, मान लीजिए हम यहाँ पर है, यहाँ वस्तु रखा हुआ है, अगर हम अपने आंखों से यहाँ वस्तु को रखे, तब हमारे जो प्रतिबिंब बनने में जो क्षमता होती है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम नेत्र की वस्तु से किसी वस्तु से दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है? कहता है जब नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ा देने पर, जब आंखों से वस्तु की दूरी बढ़ा देने पर आंख अपने असमंजन शक्ति के द्वारा प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है। आपको पता है जो हमारी आंखों के बीच में असमंजन क्षमता होता है, और एक खींचता है तो दूर वाले वस्तु दिखाई देता है, और छोड़ देता है, मोटा हो जाता है तो नजदीक वाला वस्तु दिखाई देता है। सेम टू सेम वही कहता है कि रेटिना पर ये दूर देखना हो तो खींच करके लंबा कर लेता है ताकि दूर वाले वस्तु देख सके,
और नजदीक देखना हो तो छोड़ देता है और नजदीक वाले वस्तु को देख सकते हैं। तो इसलिए दूर कीजिए या पास कीजिए, उससे रेटिना पर प्रकाशित प्रतिबिंब ही बनता है। तो वही कहता है कि यह स्वस्थ आंख के लिए संभव है। ये किसके लिए संभव है? स्वस्थ आंख के लिए संभव है। नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी सदा स्थिर रहती है। रेटिना और नेत्र के बीच वाला जो दूरी होता है सदा ही स्थिर रहती है। दृष्टि परास 10 सेंटीमीटर से अनंत बिंदु तक होती है। दृष्टि का परास जो है वो 10 सेंटीमीटर से अनंत बिंदु तक होती है, और इस परास पर कहीं भी वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। बिल्कुल याद रखेंगे। परास की बात करें, सबसे न्यूनतम परास 10 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत। और दृष्टि अगर बात करें कि सबसे अच्छा न्यूनतम दूरी जितना होता है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत होता है, लेकिन परास में 10 सेंटीमीटर से। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर ही हमेशा बनेगा। कभी भी बनेगा, हमेशा रेटिना पर बनेगा। क्लियर? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। आगे देखेंगे 16 नंबर, जिसमें कहता है किसी बिंब को देखने के लिए, किसी बिंब माने होता है वस्तु बाबू, क्या होता है? वस्तु। बिल्कुल याद रखेंगे। किसी वस्तु को देखने के लिए नेत्र का स्मंजन किस प्रकार किया जाता है? नेत्र का स्मंजन जो है, स्मंजन क्षमता, वो किस प्रकार किया जाता है? तो अभिनेत्र लेंस क्या वक्रता में, अभिनेत्र लेंस के वक्रता में कुछ सीमाओं तक पश्चमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। क्या किया जाता है? रूपांतरित किया जा सकता है। और इसकी वक्रता में परिवर्तन होने से, एक वक्रता यानी इसके वक्रता मतलब गोलाई में परिवर्तन होने से इसकी फोकस दूरी भी बदल जाती है। और जब पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। जब दूर के वस्तु देखना होता है तब उस अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, और ऐसी दशा में फोकस दूरी बढ़ जाता है, अतः दूर रखी वस्तु को देखने में समर्थ होता है। और जब हम पास के वस्तु देखना होता है तो देखते हैं तो पश्चमाभी पेशियां सिकुड़ जाता है, नजदीक हो जाता है, और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, यानी कि इसे निकट रखी वस्तु को स्पष्ट से देखा जा सकता है। याद रखिए, पश्चमाभी पेशियां जब टाइट हो जाए और पतला कर दे तो दूर की वस्तु देखते हैं, और जब नजदीक देखना हो तो उसे हम लोग छोड़ देते हैं, सिकुड़ जाता है और मोटा हो जाता है, तब हम पास रखे हुए वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। कंप्लीट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 17 नंबर की, नेत्र में जरा दृष्टि दोष में क्या कारण है? तो देखिए, नेत्र में जरा दृष्टि दोष उसको बोले जो न दूर के न भीरी के कोई वस्तु को नहीं देख पाते हैं, यानी ये बुढ़ापे में होता है दोष। कहता कि यह बुढ़ापे का दोष है, नेत्र दोष है। ये कैसा दोष है? बुढ़ापे का नेत्र दोष है। और इस उम्र में यानी बुढ़ापे में नेत्र में सिलियरी पेशियां की लचीलापन समाप्त हो जाता है। जो खींचने के और छोड़ने का जो काम है वो समाप्त हो जाता है, लचीलापन खत्म हो जाता है, जिसमें कहता है कि नेत्र में संधान शक्ति की कमी के कारण दूर की वस्तु और निकट की वस्तु दोनों का दोनों समंजन नहीं हो पाता है। ना ही दूर की वस्तु देख पाता है और ना ही नजदीक की, क्योंकि खींचने और छोड़ने दोनों की शक्ति खत्म हो जाता है। तो दूर वाले वस्तु भी और निकट वाले वस्तु दोनों में से कोई नहीं दिख पाता। अब अगला है बाबू की आंखों की सुग्राहिता क्या होता है? तो आंखों की सुग्राहिता उसको बोलते हैं, नॉर्मल याद रखेंगे कि अंधेरा में भी या कम प्रकाश में भी हम किसी वस्तु को अच्छे से जब देख पाते हैं उसी को सुग्राहिता बोलते हैं। जैसे उल्लू रात में बहुत अच्छे से देख पाता है, इसीलिए उल्लू में सुग्राहिता जो है ये बहुत अधिक पाए जाते हैं। यानी वैसे कोई भी चीज जो रात में बहुत अच्छे से देख पाते हैं और वो अपना शिकार करने के लिए रात में ही टहलते हैं, तो उसके अंदर सुग्राहिता ज्यादा होता है। और हम लोगों के क्या है, हम लोग दिन में अच्छे से नहीं देख पाते, रात के कहाँ देख पाएंगे। चलिए, तो ये हो गया है ना कि मध्यम मतलब धीम कम प्रकाश में ही वस्तु को देखने वाली आंखों को सुग्राहिता आंख कहा जाता है, और एक गुण सुग्राहिता कहलाती है। एक गुण क्या कहलाता है? सुग्राहिता कहलाती है। अगला नंबर है 19 नंबर क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को किन्हीं तीन उपाय को लिखना है। तो निकट और दूर दोनों वाले वस्तु को बताए थे। निकट दृष्टि दोष में होता है कि अवतल लेंस यूज करते हैं, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इसमें होता है कि आपका स्मंजन क्षमता वाला जो भाग है उसको छोड़कर मोटा कर देते हैं, गोला हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है?
इसमें नेत्र गोलक जो होता है लंबा हो जाता है, दूर दृष्टि में लंबा और निकट दृष्टि में मोटा हो जाता है, यानी छोड़ के पतला कर देता है। इस तरह से लिख सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की चीज स्पष्ट देखा जा सकता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में दूर की वस्तु स्पष्ट से देखा नहीं जाता। कहता है दूसरा नंबर कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, और लेकिन निकट दृष्टि दोष वाला दूर वाली वस्तु को स्पष्ट से नहीं देख पाता। और तीसरा नंबर है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए 3 उपाय। अगला नंबर देखेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है। अब बताइए क्यों? अब बताइए, हमको आकाश देखना है, हम चश्मा उतार के देखते हैं। कौन व्यक्ति को देखता है? जिसके अंदर दूर दृष्टि दोष होता है। तो आपको पता होना चाहिए, या परिभाषा से बिल्कुल याद रखिए कि दूर दृष्टि दोष उसको बोलते हैं कि जिससे दूर की वस्तु आसानी से देखे। तो समझिए कि उसको दूर की वस्तु आसानी से जब देखिए लेगा, तो दूर वाले वस्तु को देखने के लिए, आसमान देखने के लिए चश्मा का यूज क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, दूर दृष्टि दोष हो तो निकट वाले वस्तु नहीं दिखता है, ये सही बात है कि दूर दृष्टि दोष में निकट वाले वस्तु नहीं दिखते हैं। तो जब निकट वाले वस्तु देखने के लिए जब चश्मा उतारे तब बात कीजिए, लेकिन दूर दृष्टि में दूर की वस्तु तो देखिए दूर देखने के लिए हम चश्मा उतार भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपका कंप्लीट होता है कि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीज को आसानी से देख पाता है, अतः वह चश्मा उतार कर ही दूर की वस्तु को आराम से देख पाता है। और यही कारण है कि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश की ओर देखने पर अपना चश्मा उतार देता है। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो जब श्वेत व्हाइट प्रकाश या सूरज का प्रकाश किसी प्रिज्म से या त्रिभुजाकार कांच से गुजारते हैं और वो प्रकाश 7 कलर में विभक्त हो जाता है, उसी को तो स्पेक्ट्रम कहेंगे। बस इतना ही याद रखिए। जब श्वेत प्रकाश को, यानी सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है, उसको प्रिज्म से होकर के गुजारा जाए तो गुजारते हैं, तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और प्रकाश की अवयवी वर्गों के पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 भाग में जो बंटना होता है, इसी प्रक्रिया को स्पेक्ट्रम कहेंगे। कंप्लीट। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया, टिंडल का प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव देखिए क्या होता है कि जब भी जंगल हो या अंधेरा घर हो और कहीं से अगर छेद होता है और प्रकाश आपको आते हुए दिखाई बिल्कुल दे, प्रकाश नहीं दिखता है, वो प्रकाश के रास्ता में आने वाले धूल कण दिखते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं कि क्या है? ये आपका टिंडल का प्रभाव। तथा जब किसी घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंद को प्रकाश के प्रकीर्णन कर देती है। प्रकाश को क्या करता है? प्रकीर्णन करता है, और इसी को तो हम लोग टिंडल का प्रभाव करेंगे। थ्योरी वाला में जाकर देखिए, उसमें पिक्चर के साथ में आपको दिखाया गया किस प्रकार के होते हैं। अब ये आपका होता है मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद क्या होते हैं? जैसे समझिए कि मोतियाबिंद, जब मान लीजिए किसी का आंख हो, अब आंख, हम मानवों का आंख बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसे होता है, बीच में अगर इस तरह से होते हैं, ऐसे करके, है ना, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर आपका देखिए आंख बिल्कुल, ए वाला जो भाग होता है बिल्कुल आपका 3 कलर का होता है, एक तो भूरा होता है, नीला होता है, और एक ब्लू होता है ना, ए वाला भाग बिल्कुल इस तरह से। इसके ऊपर आपका ऐसे होते हैं। अब आंख का जो बीच वाला जो काला वाला जो भाग होता है, तो काला वाला भाग जब सफेद पड़ जाए, क्योंकि इसी में क्या होता है? लेंस लगा होता है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। जो काला वाला भाग होता है ना, जो आपका लाल वाले भाग हो, ब्लू या भूरा हो, और उसके बीच में जो काला वाला भाग होता है जिसमें आपको पिक्चर दिखाई देता है, आप सामने से किसी के आगे में देखिएगा पिक्चर, फोटो दिखाई देगा, तो यही काला वाला भाग की बात कर रहे हैं। काला वाला भाग में क्या होता है कि वो सफेद पड़ जाता है, और ये सफेद मतलब अपारदर्शी रूप में हो जाता है, और यही अपारदर्शी के रूप में जब प्रकाश अंदर नहीं जा पाता, प्रतिबिंब अंदर नहीं जाकर के बनेगा, तो हमें किसी वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे, और उसी को हम लोग कहेंगे मोतियाबिंद हो गया। और ये बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनमें होता है मोतियाबिंद।
याद रखेंगे, बढ़ती उम्र मतलब बूढ़े हो जाने के बाद। बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र के क्रिस्टलीय जो लेंस है वो धुंधला अथवा दुधिया हो जाता है, और इसके चलते नेत्र से किसी वस्तु को दिखाना आसान नहीं होता। देखना क्या होता है? आसान नहीं होता, और इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। और इस दोष को शल्य चिकित्सा से दूर किया जा सकता है। कौन सा चिकित्सा से? शल्य चिकित्सा से इसे हम दूर किया जा सकता है मोतियाबिंद को। देखिएगा, मोतियाबिंद जिसको हो रहा है तो उसके डॉक्टर जो होते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके उसको मोतियाबिंद का जो चादर जो हो जाता है, दुधिया कलर जो हो जाता है, वो हटा दिया जाता है, और हटा करके उसको साफ साफ देखने के लिए अति कर दिया जाता है। आगे बात करेंगे। अब ये देखिए, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आया कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन वे वैसे हम पहले ही कह दिए थे कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरण वायुमंडल के किसी भी सूक्ष्म कण हो या धूल कण हो, या आप कहते हैं कि वाष्प का जल वाष्प हो, इन सब धूल कणों पर पड़ता है, और वो कुछ मात्रा में उस प्रकाश को अवशोषित करके और अपने चारों तरफ फैला देते हैं। इसी फैलाने वाले प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और ये इतना ही में आपका पूरी तरह से क्लियर होता है, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला नंबर कहता है कि मानव नेत्र में कौन सा गुण है जिससे सिनेमा के पर्दे पर चलते हुए तस्वीर को देखने में काम आता है, वो अच्छे से देख पाता है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये अभी बताए थे कि जो है 2-4 फोटो को आप वीडियो की तरह, रील की तरह आप चलाइए तो बिल्कुल चलते हुए लगेगा कि बिल्कुल मूवी पिक्चर की तरह बन जाता है, वीडियो बन जाता है। फोटो से भी वीडियो बनाया जा सकता है। कहता है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे उसकी तस्वीर हमारे कहता मानस पटल पर 1/10 सेकेंड तक छाई रहती है। जब किसी वस्तु को देखे और ये अचानक हट जाती है तो हमारी आंखों पर उसकी छाया प्रतिबिंब 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है, और इसी छाया जो बनी रहती है, इसके पश्चात कोई दूसरा तस्वीर सामने आता है तो यह चलती हुई प्रतीत होती है। जब कोई दूसरा प्रतिबिंब आएगा तो ये जो पहला प्रतिबिंब था वो चलते हुए प्रतीत होगा, और जब चलते हुए प्रतीत होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कि वो सिनेमा के पर्दे पर हमारी तस्वीर को चलते हुए प्रतीत होती है। अगला कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग के बारे में अगर बात करें तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और किस रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, स्पेक्ट्रम में लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम मतलब बहुत ज्यादा होता है, और बैगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अतः लाल रंग के प्रकाश का विचलन कम और बैगनी रंग का प्रकाश का विचलन बहुत अधिक होता है। बहुत इतना ही है, और इतना ही में आपका क्लियर। आगे अगर बात करें तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? प्रकीर्णित प्रकाश होता है उसका वर्ण किस पर निर्भर करता है? तो यह प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करते हैं। ये प्रकीर्णन करने वाले जो होते हैं कण, प्रकीर्णित करने वाले कण उसके साइज पर निर्भर करते हैं। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जबकि बड़े साइज के जो अधिक होते हैं वो प्रकाश जो होते हैं किस रंग के? वो अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। जिसमें अधिक तरंगदैर्घ्य होते हैं उसको प्रकीर्णित करते हैं। और अगला व्यक्ति है बाबू, अगला नंबर है 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, सबसे मजेदार क्वेश्चन आ गया कि कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने आंख को दान नहीं करते? और ये ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है, इसलिए बिल्कुल इसको VVI में याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ हो आ जाए, बिल्कुल VVI में कहता है जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले व्यक्ति हैं, जिसको चिनिया रोग यानी मधुमेह रोग है, मधुमेह की रोगी है, चीनी की बीमारी, शुगर बीमारी है, या दमे के खांसी वगैरह का रोगी है। कहता है कोई संक्रमण, चाहे कोई संक्रमण ना हो, ये सारे जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, चीनी की बीमारी है, दमा की बीमारी है, टीबी वगैरह जो बात करे, या कोई बीमारी ना रहे, वो सारे के सारे रक्त वो नेत्रदान कर सकते हैं, अपना आइज को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन जिसे एड्स रहे, कौन सा बीमारी रहे? एड्स रहे, कहता है हेपेटाइटिस बी रहे, टेटनस का रहे, हैजा से मरने वाले व्यक्ति है, तो ये लोग अपना नेत्रदान नहीं कर सकते, अपना आंख को डोनेट कभी नहीं कर सकते।
कौन कौन कर सकता है, याद रखेंगे, जो ब्लड प्रेशर के, चीनी वाला रोगी हो, जो बीपी के रोगी हो, चीनी वाले रोगी हो, या दमा वाला रोगी हो, ये सारे, या कोई बीमारी ना हो, वो दान कर सकते हैं। लेकिन एड्स वाले, हेपेटाइटिस बी वाले, टेटनस वाले, हैजा वाले, ये सबसे जो मरने वाले व्यक्ति रहेंगे वो अपना आंख को कभी दान नहीं कर सकते। कंप्लीट। चलिए एक और है जो देखेंगे। चलिए इतना ही आपका लास्ट था, खत्म, सारे के सारे आपका कंप्लीट होता है। और इसी के साथ लास्ट वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है, कल ही आने वाला है, इसलिए बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और जितने आपके ग्रुप में या पढ़ने वाले साथी आपके हैं उन सबके पास शेयर एक बार जरूर करेंगे। आपको लास्ट 2025 के एग्जाम तक साथ देने वाले हैं। और किसी प्रकार के PDF वगैरह किसी भी चीज के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क जरूर करेंगे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।